आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइनटेल फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मेरी जितनी भी स्टोरी जिस पे मैं मेंशन करती हूँ कि वो वांगशन है, तो उसमें सिर्फ वांगशन की ही स्टोरी होगी। मतलब मेन कैरेक्टर जो होंगे मेन स्ट्रीम में वो वांगशन होंगे। दूसरी चीज़, मेरी जब कोई स्टोरी अगर मैं बताऊँगी कि सैड एंडिंग है तो वो ही सिर्फ सैड एंडिंग पे होगी। बाकी स्टोरीज़ की हैप्पी एंडिंग होगी, तो आप लोगों को उस चीज़ की चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई सैड मोमेंट आता है लाइफ में तो उसके बाद बहुत सारे अच्छे मोमेंट भी आते हैं। जहाँ गम आता है उसके बाद ही खुशी का अनुभव होता है, और जहाँ फेलियर होते हैं उसी के बाद ही सक्सेस चखने का मज़ा होता है। तो इसलिए स्टोरीज़ में हर तरीके के इमोशंस, हर तरीके के उतार चढ़ाव दिखाना कंपलसरी होता है, क्योंकि सब कुछ शुगर कोटेड नहीं हो सकता, मीठा मीठा नहीं चल सकता। इसलिए स्टोरीज़ में अप्स एंड डाउन दिखाने पड़ते हैं। और अगर किसी को वो चीज़ हर्ट होती है तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ हर्ट हो रही है तो आप उस पार्ट को स्किप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। लवांग जी जो हक्का बक्का रह गया था कि आखिर उसके सामने ऐसा कौन सा इंसान आ गया, उसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। पहले तो वो 2 मिनट के लिए शॉक हो गया था। और जब वो अपने सामने वेन्नी को देखता है, और वो वेन्नी को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। पहले उसे समझ नहीं आया वो वेनिंग के सामने क्या बोले। क्या वो विंग का पूछे या अपने बच्चों का? फिर उसे थोड़ा सा होश आता है और वो कहता है, वेनिंग तुम यहाँ कैसे? वेनिंग कहता है, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं तालिस्मान बनाने में बिज़ी था। मुझे यहाँ पर आने के लिए एक तालिस्मान बनाना पड़ा। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हुए कहता है, वेनिंग मेरे बच्चे कैसे हैं? लेन शिजुई और लेन शानली दोनों कैसे हैं? बताओ ना मुझे। वेनिंग कहता है, आप काम डाउन हो जाएं। चलिए मुझे 1-2 काम है और उसके बाद मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए जो लंचा था वो घबरा गया था, और वो कहता है, मुझे जल्दी अपने साथ ले जाओ। अगर ब्रदर और अंकल ने तुम्हें देख लिया तो वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे और तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। वो काम डाउन करवाता है लंचा को, लेकिन लंचा तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तो वेनिंग जो है वो कहता है, ठीक है, अगर आपको कोई घबराहट हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले आपके बच्चों के पास ले जाता हूँ। यहाँ पर जो लंचा था वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, और उसकी कंडीशन देख के यहाँ पर वेनिंग को बहुत बुरा लगता है। वो लंचा का हाथ अपने हाथों में पकड़कर लंचा को उस प्लैनेट पे ले जाता है जहाँ पे उसके बच्चे और वेंचिंग थी। लंचा जैसे ही उस घर में आता है जहाँ पर भी हुसैन की खुशबू अक्सर उसे आया करती थी, जिस घर में उसकी शादी हुई थी और जिस घर में उसके दोनों बच्चे पैदा हुए थे, लंचा भागते हुए उस रूम की तरफ जाता है जहाँ पर उसका विंग वहाँ रहा करता था। लेकिन उस रूम के एंट्रेंस से पहले ही लंजा रुक जाता है। उसे लगता है कि अंदर अगर मैं गया और मुझे विंग नहीं मिला तो, लेकिन मेरे बच्चे तो दोनों अंदर है ना। उसे अंदर से बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही होती है। बच्चे दोनों भूख के मारे रो रहे थे। लवांग जी थोड़ा सा हौसला रखता है और वो मन में सोचता है कि अब विंग के बिना मुझे इन दोनों बच्चों को पालना होगा। वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि एक बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा था, और दूसरे बच्चे को एक इंसान अपनी गोद में बैठाकर फीड करा रहा था। लंजा जैसे ही उस इंसान को देखता है वो शॉक रह जाता है, और उसके मुंह से निकलता है, विंग वहाँ पर अपने एक बच्चे को फीड करा रहा था, और दूसरा बच्चा भी उसकी गोद में बैठा हुआ रो रहा था। लवांग जी के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। आखिर विंग यहाँ कैसे? पीछे से वेंचिंग और वेनिंग आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर लेन प्लीज़ हमारी बात सुनिए। यहाँ पर लंजा को देखते ही विंग के चेहरे पे एक स्माइल आती है। विंग बहुत ही बीमार लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी हो। लंजा उसके पास जाता है। विंग के जो होठ थे वो भी सूख चुके थे, विंग का चेहरा भी पीला पड़ चुका था, और वो जैसे ही करीब जाता है विंग के चेहरे को अपने हाथों में लेके वो रोने लगता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो? तुमने मुझे खोज खबर क्यों नहीं भेजी? विंग जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, हड्डियों का ढांचा लग रहा था। यहाँ पर पीछे से वेंचिंग आती है और कहती है, विंग क्या बच्चे तुम्हें परेशान कर रहे हैं? विंग कहता है, नहीं लंजा, तुमने आने में इतनी देर कैसे लगा दी? विंग के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो ज़ोर से बोल पाए, और लंजा उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि विंग कितना कमज़ोर हो गया है।
पतला हो गया है और वो वेंचिंग वेनिंग से कहता है कि तुम लोगों ने 1 साल से मुझे बताया क्यों नहीं, क्या हुआ है विंग को। यहाँ पर वो विंग को टटोलने लगता है और विंग मुस्कुराते हुए लंजा को देखता है। उसके होंठ सूखे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था ना जाने कब से नींद भरी हुई हो, जैसे उसे कोई सुकून नहीं मिल रहा हो, जैसे वो बहुत बीमार हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। तभी वेंचिंग पास आकर कहती है विंग की तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली विंग काफ़ी टाइम से कोमा में था। और यहाँ पर लंजा कहता है विंग कोमा में था मतलब। वेंचिंग कहती है बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उससे पहले विंग तुम दोनों बच्चों को दूध पिला दो, बच्चे सो जाएंगे तो उसके बाद तुम्हें आराम करना होगा। मैं यंग मास्टर लैन को सारी चीज़ें बता दूंगी। विंग धीरे धीरे अपने दोनों बच्चों को फीड कराता है और उसने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ही पकड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो लंजा था वो उसके पास बैठा हुआ था। वो विंग के चेहरे पे घूर कर देख रहा था। उसे विंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। विंग उसे प्यार से कहता है लंजा प्लीज़ रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊँगा, बस थोड़ा सा बीमार हूँ। यहाँ पर लंजा जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर विंग को हुआ क्या है। विंग जब दोनों बच्चों को फीड करा देता है तो वो वेनिंग को उन बच्चों को देता है ताकि वो उन्हें पालने में सुला दें। बच्चे अपने माँ का दूध पीने के बाद वो उन्हें डकार लगवाता है, बर्ब्स लगवाता है और उसके बाद दोनों बच्चों को थप्पी थप्पी करके सुला देता है। दोनों बच्चों को वेनिंग अच्छे से सुलाने के बाद पालने में जब रख देते हैं तो विंग को वेनिंग हेल्प करते हैं लेटने में और विंग एक जगह लेट जाता है। तब वेंचिंग जो है वो लंजा के पास बैठ जाते हैं। तब वो लंजा को बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। वो लंजा को बोलते हैं कि जब विंग बुरी तरह से घायल हो गया था, विंग के पेट में आकर एक ऐसी जगह, वो जगह जहाँ पे विंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी शरीर के अंदर थी, उसकी इमॉर्टल शक्ति जो कि उसकी गोल्डन कोर के अंदर थी, उस जगह जाके वो तीर लगा जिसकी वजह से विंग ने अपनी इमॉर्टल शक्ति को खो दिया। क्योंकि जब भी किसी इंसान को इमॉर्टल होने का एक वरदान प्राप्त होता है तो उसके शरीर में एक ऐसी शक्ति का प्रवेश होता है जो उसे ना ही मरने देती है और ना ही बुजुर्ग होने देती है। और वो शक्ति वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी गोल्डन के कोर के अंदर होती है। और उसी गोल्डन कोर की जो मेन जगह थी वहाँ पर जाकर विंग का वो जहरीला तीर जाके लगा था, जिसकी वजह से विंग ने अपनी इमॉर्टल 9 टेल फॉक्स की जो उसकी शक्ति थी वो खो दी थी, जिसकी वजह से विंग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। विंग की कंडीशन कोमा में आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी जब गोल्डन कोर जो थी उस पर बुरी तरह से जब हमला हुआ था और उसकी जो शक्ति थी वो इमॉर्टल की चकनाचूर हो गई थी, तब विंग की जो बॉडी थी उसने विंग की गोल्डन कोर से आने वाली सारी ऊर्जा को एक जगह रोक दिया था, जिसकी वजह से विंग के शरीर में ऑक्सीजन का आना जाना भी रुका था और उसके ब्लड की हर चीज़ की मूवमेंट रुक गई थी ताकि विंग के शरीर में जहर ना फैल सके। इसलिए जब लंजा विंग को चेक कर रहा था तो विंग को देखकर लंजा को ऐसा लगा कि शायद विंग इस दुनिया में नहीं रहा। और तब वेंचिंग बताती है कि वो लोग जब लंजा बेहोश हो गया था ये सोचकर कि विंग यहाँ पर मर चुका है, तब वेनिंग जो थे वो एक दिन बाद वहाँ पर आते हैं लंच एक्ट में। तब उन्हें पता चलता है कि विंग की बॉडी को एक जगह अस्पताल में रखा गया है और उन सबको लग रहा है विंग मर गया है। तब वो शिचन और अंकल चरण से मिलते हैं। विंग की कंडीशन देखने के बाद वेंचिंग कहती है कि विंग ने अपनी बॉडी में जहर ना फैले इसलिए उसने अपनी गोल्डन कोर को एक जगह स्थायी कर दिया है और अपने रक्त संचार को रोक लिया है, क्योंकि जैसे ही हमारा जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो शरीर में जहर का भी मूव होना शुरू हो जाता है। और जो उसकी वेजिटेरियन थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और जहर से भरी हुई थी। अगर विंग के शरीर में हर चीज़ की मूवमेंट होती तो विंग की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता और शायद वो बचता भी नहीं। तो विंग की बॉडी ने ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से विंग की नोट पूछ टेल वाली सारी शक्ति जो थी यानी कि उसकी मॉर्टेलिटी चली गई थी और अब विंग सिर्फ एक सिंपल कल्टीवेटर बन के रह गया था जो अपनी एक एज के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी जिएगा। जैसे कि विंग की जो उम्र थी इमॉर्टैलिटी की वजह से सिर्फ 17 साल पे ही आकर ख़त्म हो गई थी, तो विंग की एज एक
तरह से 17 साल पे रुकी हुई थी। अब इमॉर्टलिटी ख़त्म हो जाने के बाद विंग अपनी लाइफ को 17 साल के इंसान से ही शुरू करेगा और जितना भी उसका लाइफ स्पैन होगा 80 साल, 100 साल, 150 साल, वो लंजा की तरह उतना ही अपना लाइफ स्पैन जीकर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये बात सुनकर लंजा को रिलीफ मिलता है, लेकिन वो कहता है कि ब्रदर और अंकल ने मुझे बांध के रखा, वरना वैसे ब्रदर और अंकल ने मुझे ये भी नहीं बताया कि विंग जो है उसे आप लोग ले गए हैं। तो यहाँ पर वेंजिंग कहती है तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं थी और विंग की भी कंडीशन ठीक नहीं थी, हमें नहीं पता था विंग के साथ कैसे क्या करना है। हो सकता है विंग बचता, हो सकता है विंग नहीं बचता, क्योंकि उसके अंदर जो इमॉर्टैलिटी की जो शक्ति थी वो बहुत बड़ी थी, उसे हराना नामुमकिन था। और जब उस चीज़ को इतनी बड़ी घातक क्षति पहुंची तो उसके बाद विंग का मरना भी तय हो सकता था। तो इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर को बोला, क्योंकि मुझे पता था ये पूरा सेक्ट जो है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, बाकी के सेक्ट भी विंग को ढूंढकर उसे मार सकते हैं। तो मैंने ही तुम्हारे अंकल और ब्रदर के साथ मिलके प्लान बनाया था कि वो लोग तुम्हें कुछ ना बताएं, क्योंकि तुम अगर घर में कैद रहोगे, एक जगह बंद रहोगे, विंग को नहीं ढूंढोगे, तो हमें विंग का उपचार करना बहुत आसान होगा। विंग की शक्ति जो थी उसे उसके बच्चों से काफ़ी शक्ति मिल रही थी और इसलिए हम विंग को यहाँ लेके आ गए थे ताकि उसका मैं अच्छे से उपचार कर सकूं। और विंग को उसके बच्चों की वजह से बहुत सारी शक्ति मिल रही थी, स्पेशली तुम दोनों के बच्चों की जो गोल्डन कोर है वो बहुत डिफरेंट तरीके की है, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चों की ऊर्जा से विंग को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रिकवर होने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। हमने ही तुम्हारे अंकल और ब्रदर को कहा कि तुम्हें जिंगशी के अंदर कैद रखा जाए, क्योंकि तुम इधर उधर घूमोगे, लोगों को विंग के बारे में बताओगे, तो इससे विंग को भी खतरा हो सकता है, एलियन के पूरे वर्ल्ड को, मरमेड के पूरे वर्ल्ड को खतरा हो सकता है और हम सबकी जानें भी बहुत मुश्किल में आ सकती थी, क्योंकि तुम्हारी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। और अगर तुम विंग को कोमा में देखते रहते तो शायद तुम्हें भी की डाइवर्शन हो जाता, और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि तुम जिस तरीके से 3 दिन बुरी तरह से बेहोश रहे, उसके बाद मुझे डर लगने लगा था कि तुम धीरे धीरे अपनी विल पावर, अपने जीने की इच्छा ना खो दो, क्योंकि विंग के जीने के और मरने के चांसेस बहुत कम थे। तभी हमने लोगों के और समाज के रहते हुए विंग की बॉडी को चेंज करके वहाँ पर किसी और की बॉडी को रख दिया था, और जब दफनाया गया तो उसमें विंग की बॉडी नहीं थी, वो किसी और की बॉडी थी जो कंकाल बन गई थी। और विंग को मैं बहुत पहले ही यहाँ ले आई थी। विंग के साथ बहुत सारे उपचार और बच्चों की ऊर्जा ने विंग को जल्दी से रिकवर होने की पूरी कोशिश की है, लेकिन 1 साल बाद भी विंग काफ़ी टाइम से कोमा में था और अब भी विंग पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हारी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। हमने सुना कि तुम घर से भाग जाते थे, तुम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेटर्स के थ्रू हम तुम्हारे ब्रदर और अंकल से कनेक्टेड रहे। हमने ही उन्हें मना किया था कि तुम्हें पेपर मनी जलाने ना दें और तुम्हें कोई भी विंग की डेथ के रिचुअल्स में शामिल ना होने दें, क्योंकि जब विंग मरा ही नहीं था तो तुम उन रिचुअल में शामिल होकर क्या करते, और तुम उस डेड बॉडी के पास जाके बैठ के दिन रात रोते रहते, जो कि तुम्हारी विंग की थी भी नहीं। और वो जो बंदा मरा था वो बाकी कोई नहीं बल्कि जेन सेक्ट का ही एक इंसान था, जिसकी लाश को हमने यूज़ किया। और जब विंग मरा ही नहीं तो तुम्हें अंकल और बाकी सारे लोग क्यों अफसोस में जीने दें। हाँ, मैंने ही उन्हें मना किया था, तुम्हें सच्चाई अभी ना बताएं, क्योंकि अगर तुम कूल डाउन हो जाते और लोगों को पता चलता कि तुम विंग की मौत के बाद तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है, तुम नॉर्मल तरीके से ही जी रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता कि विंग अभी नहीं मरा है, और फिर से तुम्हारी दुनिया में, पृथ्वी पे एक भूचाल सा आ जाता। लोग विंग को मारने के लिए फिर से उतारू होते और ना जाने कितने तरीके के प्लान बनाए जाते, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि 9 पूँछ वाली लोमड़ी जो है वो उन लोगों के लिए खतरा है। लेकिन जब विंग की मोर्टालिटी ही उसके साथ नहीं रही, प्रोफेसी का एक भाग ज़रूर सच था कि इमॉर्टैलिटी यानी कि 9 टेल फॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और विंग की साथ वही हुआ। विंग की जो इमॉर्टैलिटी 9 टेल फॉक्स की शक्ति थी वो उसके अंदर से ख़त्म हो गई। अब उसके अंदर एक लौती शक्ति थी, फोनिक्स की शक्ति, जिसकी वजह से, क्योंकि वो
झेल सकती थी हर चीज़ को, उसने विंग के जहर को रोक दिया। और दूसरी बात, उसमें पुनर्जीवन की शक्ति होती है। फोनिक्स ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कर सकता है। इसलिए विंग जब 3 दिन तक और उसके बाद भी कोमे में रहने के बाद काफ़ी दिन तक उसके अंदर संचार नहीं था रक्त का, फिर भी विंग जो है उसका रिबर्थ हुआ है। अभी वो कमज़ोर है जिस तरह से नवजात शिशु कमज़ोर होता है। इसलिए विंग के अंदर फोनिक्स की शक्ति भी थी जो कि हम सारे लोग भूल गए थे। लेकिन गौशी ने, जब तुम यहाँ नए नए आए थे तब गौशी विंग से एक बार बात करने आए थे। तब उन्होंने विंग को बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उन्होंने विंग को बताया था कि अगर विंग को कभी कोई मारना चाहे तो वो विंग के 9 टेल फॉक्स की फॉर्म को मार सकता है, क्योंकि प्रोफेसी में विंग को मारना लिखा था। तो यानी कि विंग की 9 टेल फॉक्स की जो शक्ति थी उसे ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था कि जो इंसान विंग को नुकसान पहुंचाएगा वो उसकी फोनिक्स की शक्ति को भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि प्रोफेसी सिर्फ उसकी 9 टेल फॉक्स की जो स्पिरिट थी उसे ख़त्म करने के लिए आई थी। गौशी ने बहुत सारी चीज़ें अपने जाने से पहले मुझे बताई थी कि जैसे कि अगर विंग को कुछ नुकसान होता है तो विंग की बॉडी जो है वो अपने आप रिएक्ट करेगी और उसकी फोनिक शक्ति उसे रिबर्थ में हेल्प करेगी। लेकिन वो रिबर्थ सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि उसके बाद वो ना ही इमॉर्टल रह जाएगा, और जब वो इमॉर्टल नहीं रहेगा तो उसे नॉर्मल कल्टीवेशन वाली जिंदगी बितानी होगी, जिसके बाद वो रिबर्थ सिर्फ एक ही बार काम कर सकता है। और अब विंग तुम्हारी तरह नॉर्मल कल्टीवेटर है, वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी जिएगा और तुम्हारे जैसे ही अपना समय आने पे इस ज़िंदगी को, इस शरीर को त्याग देगा। उसे हमारी तरह इमॉर्टल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लवांग जी थोड़ा सा रिलीफ होता है और वो पूछता है कि विंग को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। यहाँ पर वेंचिंग कहती है और वेनिंग कहता है कि हमें नहीं पता, लेकिन कुछ वक्त और लगेगा। यहाँ पर लवांगची जो है वो कहता है, मेरे ब्रदर और अंकल ने मेरे साथ सख्ती इसलिए दिखाई क्योंकि आप लोग ऐसा चाहते थे। यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई भी चीज़ पता चले और तुम्हारे थ्रू लोग बाग विंग को टारगेट करें, और तुम्हारे ब्रदर को और तुम्हारे बाकी सब लोगों को हमने कुछ भी नहीं बताया कि विंग कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन तुम्हारे लिए विंग ने जो भी कुछ किया उसके बाद तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर ने विंग की बॉडी को हमें सौंप दिया था। उन्हें भी यही लग रहा था कि विंग ख़त्म हो गया होगा। हमने उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया था, बस हमने कुछ टाइम के लिए तुम्हें रोक के रखने के लिए और जिंगशी के अंदर रहने के लिए ही उनसे बार बार रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन पे कोई या तुम्हारी गोल्डन कोर पे कोई असर आए। क्योंकि अगर तुम्हारी कंडीशन ख़राब होती तो बच्चे तुम्हें भी ऊर्जा देते, और बच्चे अगर विंग को भी ऊर्जा देते तो इससे बच्चों की भी हेल्थ ख़राब हो सकती थी। यहाँ पर वांगची सारी चीज़ों को समझता है और उसे तब पता चलता है कि उसके अंकल, उसके ब्रदर ने उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो लोग उसके बच्चे और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ही विंग और उसके बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ही सब चीज़ें कर रहे थे। वो लोग इतने क्रूअल नहीं थे कि उसे, अगर उसने अपने ब्रदर और सबके सामने विंग को अपना हस्बैंड मान लिया था तो वो उन्हें एक पेपर मनी भी ना चलाने दे। जब विंग मरा ही नहीं था तो वांगजी किसके लिए पेपर मनी चलाता, क्योंकि जो इंसान जिंदा है उसका ना ही श्राद्ध किया जाता है, ना ही उसका वरीना किया जाता है, और ना ही उसके नाम का क्रियाक्रम होता है। तो इसी तरह से लवांगची को भी सारी चीज़ रोकने के लिए जान के उसके अंकल ने ये सख्त कदम उठाए थे। यहाँ पर लवांगची जो है वो मन में सोचता है कि मैंने कितना गलत समझा था शिफू को, ब्रदर को। मैं उनसे सच में माफ़ी मांगूंगा। यहाँ पर उसके जब वांगजी जो है वापस नहीं जाना चाहता होता और वो कहता है कि अगर मैं वापस गया तो अंकल और ब्रदर ने अगर मुझे कैद कर लिया तो मुस्कुराते हुए वेंचिंग और वेनिंग कहते हैं, नहीं, वो कैद नहीं करेंगे। 3 महीने बाद तुम में संयम आने लगा था। तुम 1 साल तक जिंगशी में इसलिए रहे ताकि कोई भी इंसान कुछ भी तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ रहे, तुमने 2-2.5 साल तक क्या किया, हमारी दुनिया के कोई भी राज तुम्हारे मुंह से ना निकलवा ले, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कपटी लोग घूम रहे हैं जो तुम्हें वश में भी कर सकते हैं, जहर भी दे सकते हैं। और तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने तुम्हें अंदर रखवाया हुआ था, क्योंकि जिन सेक्ट में भी अभी भी बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो जिन ग्वांग्याओं के सगे संबंधी थे और जिन ग्वांग्याओं को अपना गुरु आदर्श मानते थे, वो तुम्हें और विंग को कहीं ना कहीं खतरा पहुँचा सकते थे। इसलिए हम लोगों ने मिलकर तुम्हें बचाने के लिए और विंग को बचाने के लिए कदम उठाया। और सच बताऊँ तो मैंने तुम्हारे ब्रदर और शिफू को बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक दिन जब वो लोग तुम्हें दुखी देखकर
तुम्हें खुला छोड़ने के लिए तैयार हुए, तब मुझे मजबूरी में तुम्हारे ब्रदर को सब बताना पड़ा। तुम्हारे ब्रदर को पता है कि यहाँ पर जब तुम्हारी विंग से शादी हुई तो तुमने 2 बच्चों को विंग के साथ मिलके विंग ने उन्हें जन्म दिया। तुम दोनों के 2 बच्चे हैं। तुम्हारे ब्रदर ने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वो उन दोनों बच्चों को उनका अधिकार देंगे और उनका उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा लन शिजुई बनेगा। यहाँ पर लंजा जो था वो अपने दोनों बच्चे जो कि पालने में थे उन्हें देख रहा होता है, जो कि बड़े प्यार से सो रहे थे। लंजा की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो कहता है, मैंने अंकल और ब्रदर को कितना गलत माना। सच में यहाँ पर जो वेंचिंग थी वो कहती है कि जब तुम सो जाया करते थे और तुम्हें तुम्हारे ब्रदर शांत होने के लिए कुछ दवाइयाँ दिया करते थे जो कि तुम्हारे खाने में मिली होती थी, और जो भी लेटर तुम अपनी किताबों पे या अपने डेस्क पे रखा करते थे, चुपके से तुम्हारे ब्रदर जाते थे, उन सारे लेटर्स को पढ़ते थे और एक सीक्रेट मैसेज के थ्रू वो लोग जब भी हमसे कॉन्टैक्ट करते थे तो वो सारी जो भी तुम बातें बच्चों के लिए विंग के लिए लिखा करते थे वो हमें बताते थे। तुम बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग म्यूज़िक भी बजाते थे ताकि विंग की सोल तुमसे मिल सके, लेकिन जो इंसान मरा ही नहीं है, जिसकी सोल उसकी बॉडी में है, वो तुम्हें कैसे जवाब देता। लवांग जी हमें माफ़ कर दो। तुमने 1 साल इतना बुरा वक्त देखा, लेकिन अगर हम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते तो सारे के सारे संसार के लोग, स्पेशली इस प्लेनेट के लोग खतरे में आ जाते। हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें लेके थोड़े से सेल्फिश हो गए, लेकिन एक जने के बदले अगर हमें इतने जनों की आहुति देनी पड़े तो विंग भी ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पर विंग ऑलरेडी सो चुका था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट होने लगी थी, क्योंकि अभी उसकी बॉडी यूज्ड टू नहीं थी। उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा इमेंस एनर्जी हुआ करती थी नाइनटेल फॉक्स की वजह से, और आज जब उसकी बॉडी से, जैसे कहते हैं ना, हमारी शरीर में से एक ऐसा अंग निकाल दें जो हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी करने पर उतारू करता है, तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। इसलिए नहीं कि वो बहुत महत्वपूर्ण अंग था, इसलिए क्योंकि उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पे बोझ आ जाता है, बाकी सारे सिस्टम को सिस्टमैटिक वे में चलना होता है और हर चीज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए विंग की बॉडी भी अभी थोड़ी थकी थकी महसूस करती थी, लेकिन जिस दिन विंग इस चीज़ का यूज टू हो जाएगा, विंग भी बहुत जल्दी एनर्जेटिक हो जाएगा। और जब जब विंग अपने बच्चों को फीड कराता है, विंग अपने बच्चों को अपने पास रखता है, उसके अंदर एनर्जी बूस्टअप होती है। लेकिन हाँ, कुछ सदमे उसे भी लगे थे, जैसे कि उसके सामने सामने गौशी और शिफू चले गए थे, जो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके अंदर फोनिक्स की एनर्जी नहीं थी, और फोनिक्स की एनर्जी ना होने की वजह से वो लोग रीबर्थ नहीं हो पाए। लेकिन उनका शरीर, उनकी आत्मा बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। आत्मा तो उनकी शरीर से निकलकर भगवान के पास पहुंच गई थी, लेकिन उनके शरीर इतनी बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे कि उनका रीबर्थ होना बहुत ही मुश्किल था, ना के बराबर और नामुमकिन। इसलिए वो लोग अपने अपने शरीर से मुक्त होने के बाद एक एक जगह उन्होंने जन्म लिया होता है। वेन सेक्ट के अंदर वनकशिंग का जन्म फिर से हो जाता है और ज़ौ शिशु का जन्म ज़ौ सेक्ट के अंदर होता है, जहाँ पर ज़ौ सेक्ट के इंसान को, यानी कि उनके सेनापति को, एक प्यारा सा ओमेगा बेटा होता है, और यहाँ पर वेन सेक्ट के लोगों को एक प्यारा सा अल्फा बेटा होता है जिसका नाम वो वन का शिंग रखते हैं, और दूसरे लोग वहीं पे अशु नाम रखते हैं जिसका नाम ज़ौ शिशु रखा जाता है, क्योंकि ज़ौ शिशु उनके एंचेस्टर में बड़े लोगों का नाम था, और उनके एंचेस्टर कोई और नहीं बल्कि विंग के ही शिफू और गौशी थे, जिनकी वो कहानियाँ अक्सर सुना करते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये लेजेंड आज भी जिंदा है। खैर, अब तो वो 1 साल पहले मर चुके थे, लेकिन उनके लिए, उनके जब रीबर्थ होते हैं तो नाम भी सेम ही रखे जाते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस का लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और बहुत जल्दी ये जो फ़ैन फिक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा हो। हालांकि इस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ये फ़ैन फिक्शन लिखने में मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है, क्योंकि ये लिटरली ना, जैसे GOT लिखते हैं ना, GOT बनाया गया है बिल्कुल वैसे ही। ये सस्पेंस से भरा हुआ, बहुत सारे युद्धों से भरा हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल इशू एंगल से जुड़ा हुआ ये मैंने फ़ैन फिक्शन लिखा था, जिसे समझना इतना ईजी नहीं था, और आई गेस इसलिए बहुत लोगों को शायद ये पसंद भी नहीं आया, बिकॉज़
आजकल लोग जो हैं वो थोड़ा रोमांटिक हंसी मजाक चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, बट कोई बात नहीं, जो लोग इसे दिल से सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने इसे प्यार दिया। और जल्द ही मैं आपके साथ नया कोई फ़ैन फिक्शन शेयर करूँगी। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।